हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम इन्फो। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th के बारे में, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और ये एक वैसे छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जो 10th स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ा टॉपिक है। एक्चुअली साइंस जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोपिक जो है सब्जेक्ट है। और 10th क्लास के बच्चे जो हैं नॉर्मली साइंस में मेनली रिएक्शन से बहुत डरते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो सिंबल्स हैं कैसे डिसाइड होते हैं, और उनमें रिएक्शंस में हम बैलेंस कैसे करेंगे। किसी जो कोई ऐसा हैपनिंग हो रही है तो उसको हम रिएक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बारीकियां हैं। उन चीज़ों को बाद में समझेंगे और उन चीज़ों के बारे में बाद में पूरा डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में, इसका मतलब क्या है। एक्चुअली मेन चीज़ क्या है, साइंस जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अगर सब्जेक्ट के नज़रिए से देखें। लेकिन अगर हम अपने आसपास की चीज़ों को देखें तो वो साइंस से कम नहीं है। एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड अस इज़ इंक्लूडेड इनटू साइंस। यानी हमारे आसपास जो क्या कहते हैं हैपनिंग्स हो रही हैं, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इनटू साइंस। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, जैसे आप नॉर्मल सी बात है, गर्मियाँ आती हैं, पंखा एसी ये सब साइंस है। पंखा चलता है, ये भी साइंस है। पंखा आपको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी भी साइंस है। नॉर्मली हम अपनी बात करें तो हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। क्या ब्रीद इन करते हैं? ऑक्सीजन। क्या ब्रीद आउट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज़ अ साइंस, ठीक है, दैट इज़ रिलेटेड टू बायोलॉजी। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड टू फिज़िक्स। और ऐसे ही हम बात करते हैं कि हम बर्निंग करते हैं, कोई चीज़ जलाते हैं। एलपीजी की बात करें, दैट इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल, दैट इज़ केमिस्ट्री। एक्चुअली जो साइंस है वो अपने आप को कई ब्रांचेस को समेटे हुए 10th लेवल में। आगे फर्दर क्लासेस में ये सब चीज़ें जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, अलग अलग साइड में ओपन हो जाती हैं। इन सबको सेपरेट हम स्टडी करते हैं, वो बात की बात है। पहले हम अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं, साइंस की, और साइंस में भी बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या है? सीधी सी बात है कि हम केमिकल रिएक्शंस को कैसे एज्यूम करते हैं, कैसे समझते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस जो हैं एक्चुअली क्या होती हैं कि अपने आसपास बहुत से ऐसे फिनोमेनाज हैं जिसमें कि एक ऐसा चेंज होता है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल हम देखें कि अगर हम वाटर को बॉईल करते हैं, पानी लेकर के बॉईल करें, अगर हम उसको ओपनली बॉईल करते हैं देन इट विल एवेपरेट। धीमे धीमे ये सारा पानी जो है ऑब्जेक्ट में हम ले रहे हैं, जिस भी हम फ्लास्क में ले रहे हैं या जो भी बर्तन में ले रहे हैं, तो वो धीमे धीमे क्या होता है, वो धीमे धीमे कम होने लगता है, उसका वॉल्यूम कम होता जाता है और धीमे धीमे वो पूरा एवेपरेट हो जाता है। ठीक है, अब वो चला गया किसमें? एटमॉस्फेयर में। बात करते हैं कि यार अगर हम उसको कवर कर दें, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से उसको कवर कर दें, फिर बॉयल करें, फिर क्या होगा? फिर वो बॉयल भी होगा, फिर वो ऊपर कवरिंग जो है उसे टच करेगा, वहाँ कंडेंस होगा। बॉयल, कंडेंस, दीज आर द वर्ड्स रिलेटेड टू साइंस, मेनली इन केमिस्ट्री। ठीक है, हमारे जो सराउंडिंग्स हैं, हमारे आसपास का जो जितना भी एटमॉस्फेयर है, उसमें बहुत सी रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। एक्चुअली रिएक्शंस क्या होती हैं? रिएक्शंस जो हैं वो होती हैं जिसमें एक कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस जो है वो टोटली अपना जो उसका मेन फॉर्म है वो उसको कम्प्लीटली चेंज कर दे और उसको वापस हम रिवर्स नहीं कर पाएँ। दैट इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। नॉर्मली हम देखें, अगर हम एक सिंपल सी बात करें कि हम कुछ भी बर्न करते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, कागज़ ले लेते हैं, कागज़ को अगर बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हम उस ऐश को दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं? क्या उसको दोबारा कागज़ में बदल सकते हैं, पेपर में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। दैट इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज।
एंड दिस फिनोमेना इज कंबशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबशन? मतलब जलना, हिंदी में इसको दहन कहते हैं। और यहाँ से हमको एनर्जी गेन होती है। बहुत सी प्रोसेसेस हैं। एक सिंपल सी प्रोसेस आपने घर में देखी होगी कि जो मिल्क होता है, दूध, नॉर्मली हम लोग जानते हैं दूध लाते हैं, उसको गर्म करते हैं, उसमें फ़ैट आता है और फिर वो क्या कहते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो तो क्या होता है एक्चुअली कि वो दूध फट जाता है। नॉर्मली लैंग्वेज में हम कहते हैं कि दूध फट गया, बट केमिकल साइंस में या जो साइंस की लैंग्वेज में उसको दूध फटना नहीं कहते हैं। दैट इज़ नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। दैट इज़ अ केमिकल प्रोसेस। क्या हम उस फटे हुए दूध को दोबारा दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। सिमिलरली कर्ड, प्रोसेस ऑफ कर्डलिंग, एक्चुअली कर्ड मतलब दही, दही जमाते हैं हम लोग, दूध से ही बनाते हैं। तो एक्चुअली दूध को दही में कन्वर्ट किया। अब क्या दही को वापस दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं? नथिंग, नेवर, कभी पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज एंड दैट केमिकल चेंज इज़ नोन एज केमिकल रिएक्शंस। ऐसा कोई भी चेंज जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस अपनी मेन जो फॉर्म है उसको लूज़ कर दे, रिटेन ना कर सके और कन्वर्ट होकर के किसी अदर सब्सटेंस में वो कन्वर्ट हो जाए, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस। अब ये फिनोमेनाज जो हैं, उस फिनोमेनाज को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? इक्वेशंस में। इक्वेशंस क्या होती हैं? जैसे एक आपकी बुक में दे रखा है कि मैग्नीशियम रिबन को अच्छी तरीके से क्लीन अप करके और उसको फिर हम बर्न करते हैं तो वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है, दैट इज़ क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, बात ये हो गई कि हमने मैग्नीशियम वायर लिया, मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको बर्न किया, बर्न करने पर क्या हुआ कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये पूरी प्रोसेस को हम अगर थियोरेटिकल में लिखेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बट इसको अगर हम इक्वेशंस में लिखेंगे तो इक्वेशन बहुत इजी बन जाएगी। मैग्नीशियम रिप्रेजेंटेड बाय Mg, ऑक्सीजन O2 इक्वल टू MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। अब दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है यार कि ये हमने O2 क्यों लिखा है, ये हमने Mg क्यों लिखा है, ये भेदभाव क्यों? समानता का अधिकार नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये एलिमेंट सॉलिड स्टेट में होता है और ये सिंगल एटॉमिक स्टेट में होता है, ये गैसियस स्टेट में होता है और डायटोमिक स्टेट में होता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ सॉलिड। अब दिक्कत ये है कि बैलेंसिंग कैसे करें? इक्वेशंस चलो हम रट लेंगे, बैलेंसिंग कैसे करें कि यहाँ 2 ऑक्सीजन है या सिंगल ऑक्सीजन है। अब ये चीज़ें जो है बहुत बाद की चीज़ें हैं। मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताऊँ, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, बैलेंस, केमिकल ख़त्म, रिएक्शन ख़त्म। बट दिमाग ये कहता है यार ये सब तो हम वैसे ही रट लेंगे, रटना ही है तो फिर आपकी क्या ज़रूरत है। यहाँ बात ये है कि हमको ये 2 यहाँ क्यों लगाना पड़ा, ये हम इसके नीचे क्यों नहीं लगा सकते जैसे यहाँ लगाया है, या फिर इसको हम यहाँ क्यों लगा रहे हैं, इसको यहाँ क्यों नहीं लगा सकते। ये चीज़ें हैं माइन्यूट जो हमको यहाँ बारीकियाँ सीखनी है। थोड़ा टाइम लगेगा। जब मेन बात क्या है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जल्दीबाजी में आप कुछ ज़्यादा सीखना चाहते हो तो वो थोड़ी दूर तक आपको काम करेगा, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस क्या है? बेस क्लियर कर लो। बेस जितना ज़्यादा क्लियर होगा आप उतने लॉन्ग टर्म के लिए फ्री हो जाओगे। फिर आपको बार बार चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, मेमोराइज़ नहीं करनी पड़ेंगी। आपको चीज़ें जब समझ में आएंगी तो आप अपने आप ही क्लिक करोगे इस चीज़ को। दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ साइंस। साइंस कभी भी रटने की चीज़ नहीं होती, वो केवल समझने की चीज़ होती है। यहाँ पर हमको चीज़ें समझनी है। अब बात यह है यार कि मैग्नीशियम हम लिख रहे हैं तो Mg लिख रहे हैं, सिंबल है, ठीक है। ऑक्सीजन लिख रहे हैं, ठीक है, O2 है, सिंबल है। अब क्या बन गया? MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, सिंपल सी बात है। अब ये प्रोसेस हुआ कैसे, हमको कैसे पता चला कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई है? केमिकल रिएक्शन जब भी कंप्लीट होती है तो कुछ चेंजेस शो करती है। सिंपल सी बात है, चेंजेस शो नहीं करती क्या? आप सोचो कि जो दूध है, अगर दूध नॉर्मली अगर हम थोड़ा सा दूध ले करके उसमें लेमन जूस डाल देते हैं, नींबू का रस डाल देते हैं, ज़्यादा
हैवी प्रैक्टिकल नहीं करना आपको, थोड़ा सा करके देख लेना कि एक कटोरी दूध लेना, उसमें थोड़े से 4-5 बूंद नींबू का रस डालना, तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि उसमें कुछ सब्सटेंस अलग हो गया है और लिक्विड स्टेट अलग हो गई है। मीन्स क्या है, वो चेंज हो रहा है तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हमारा मोटिव क्या है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है, हमको कैसे पता हो रही है कि नहीं हो रही। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो वो आपको नोटिफिकेशन देती है, आपको एक इन्फॉर्मेशन देती है कि भाई केमिकल चेंज हो गया है, अब आप उसका प्रोडक्ट देखो क्या बना है। अब वो प्रोडक्ट सिंपल सा है, हमने कटोरी में दूध लिया और दूध में हमने नींबू का जूस डाल दिया, नींबू का रस डाल दिया। अब उसमें जो मिल्क में जितना भी प्रोटीनेटेड पार्ट था वो सेपरेट हो गया, जितना लिक्विड पार्ट था वो सेपरेट हो गया। हैं दोनों मिक्स, अभी दोनों सेपरेट नहीं हुए, मतलब प्रोटीन वाटर में से, लिक्विड में से सेपरेट होगी, पर है वो उसी में। अब क्या करें, अगर हमको प्रोटीन चाहिए तो हम उसको क्या कर लेते हैं, घर में देखा होगा आपने, कभी दूध फट जाता है तो मम्मी या जो भी बड़े लोग हैं तो वो क्या करते हैं, उसको एक कॉटन क्लॉथ में ले करके बिल्कुल उसे निचोड़ देते हैं और फिर उसको हैवीली टाइटली पैक करके और फ्रीज़ में दबा कर रख देते हैं, जिससे वो कन्वर्ट हो जाता है पनीर में, चीज़ में। नॉर्मल प्रोसेस है। हमारी मेन बात क्या है कि केमिकल रिएक्शन हुई तो पता कैसे चली, ऐसे पता चली भैया कि उसमें क्या हो गया, वो प्रोटीन अलग हो गया और पानी अलग हो गया, सिंपल सा प्रोसेस है। सिमिलरली अगर हम कुछ भी बर्न करते हैं कोई भी सब्सटेंस अगर हम बर्न करते हैं, आपको नहीं पता होगा, आप अभी लोअर क्लासेस में हो, कोई भी सब्सटेंस अगर हम बर्न करते हैं तो बर्न करने पर वहाँ डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बनती हैं, ये 100% है, श्योर है। क्यों? एक्चुअली हम कुछ भी बर्न करते हैं दैट इंक्लूडेड इटसेल्फ इन कार्बन, मतलब उसमें खुद के पास कार्बन्स होते हैं, और जब भी बर्न करेंगे, बर्निंग के लिए क्या नेसेसरी है, ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन कुछ भी बर्न नहीं होता, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर कुछ भी बर्न होगा तो वो डेफिनेटली कार्बन इसमें इंक्लूडेड है, तो कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, यहाँ भी रिएक्शन आ गई, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, CO2 बनाएंगे। फिर वही दिक्कत, बैलेंस क्या करना है यार, बैलेंस कैसे करें, इसमें बैलेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। वाई? सिंगल एटम ऑफ कार्बन, डायटोमिक ऑक्सीजन, सिंपल सा फंडा, ये तो बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं। ये रिएक्शंस, हाँ ये सही है, ये आसान है, याद कर लो, कोई टेंशन नहीं। लफड़ा यहाँ होता है यार, सारा टेंशन ये रिएक्शंस देती हैं, इनकी बेसिक्स क्लियर करने हैं। अभी तक हमने केवल जो बात करी वो किसके बारे में करी, केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शंस अगर हमको समझनी है तो केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इक्वेशंस में। अब इक्वेशंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शंस में बेसिक क्या है। तो सबसे बेसिक बात किसी भी केमिकल रिएक्शन की है, केमिकल रिएक्शन में सबसे बेसिक्स क्या है कि यहाँ पर किसी भी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो वी मस्ट नो अबाउट द केमिकल, अबाउट द कहना चाहिए कि बैकबोन ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की बैकबोन क्या है, उसका मेन बेस क्या है। बेस सीधा सा है, स्टार्ट होगा वो रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट्स होंगे और कन्वर्ट किस में होंगे, वो प्रोडक्ट में। इसको रफ कर देते हैं थोड़ा, जिससे इजीली जो है हमको समझ में आएगा, इसको बाद में समझेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एक्चुअली रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। जैसे मिल्क लिया था, रिएक्टेंट था, और वो चीज़ में कन्वर्ट हो गया, पनीर में बदल गया, दैट इज़ प्रोडक्ट। और यहाँ पर जिसको हम एरो से शो करते हैं, सिंगल साइडेड एरो, सिंगल हेडेड एरो होता है ये, और सिंगल हेडेड एरो शो करता है कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब रिएक्टेंट्स जो हैं वो एक्चुअली करते क्या है यहाँ पर। अब ज़रूरी नहीं है कि सिंगल रिएक्टेंट हो, मोर देन वन रिएक्टेंट हो सकते हैं। जैसे अभी एग्जांपल्स देखे थे तो वहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट थे। अब दोनों को जब हम लिखेंगे तो उनके बीच में पॉजिटिव साइन होगा,
मतलब दोनों को ऐड करेंगे, वो दोनों ऐड करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो सिंगल सिंबलाइज कर देंगे उसको, और अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो वहाँ भी, उधर भी प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव सिंबल लगा करके उन प्रोडक्ट्स को लिख देंगे। ये तो हमारे केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका है कि रिएक्टेंट्स इक्वल टू प्रोडक्ट्स, बेसिक सिंपल सी है। अब बात आती है कि रिएक्शन कंप्लीट होगी तो रिएक्शन में हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट लेना है, कौन सा हमको सिंबल लेना है। तो इसके लिए आपको कुछ सिंबल्स याद करने होंगे। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है, ये याद करनी होगी कि कोई भी जो एलिमेंट है उसका सिंबलाइजेशन क्या है। वो नहीं याद होगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है। समझिएगा कैसे। अब यहाँ पर इसको हम साफ करके और कुछ पहले हम बात करते हैं सिंपल एलिमेंट्स की, जो जिनके सिंबल्स हमको याद करने हैं एक्चुअली। अब हम यहाँ बात करेंगे एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स एक्चुअली आर प्योर सब्सटेंस। अब ये एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस कैसे है, क्या है, इसके लिए मैंने 11th के कुछ वीडियोस बना रखे हैं, उसमें इसके बारे में बता रखा है। इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर के बारे में बता रखा है, और उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आप देखोगे मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, उसका वीडियो आप शो कर देखोगे तो आपको ये क्लियर होगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। वहाँ पूरा इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो। एलिमेंट्स की मेन बात क्या है, एलिमेंट्स हमारे जो 10th लेवल में है तो उसमें क्या है, सिंपल सी बात है, जो 118 एलिमेंट्स हमको वेल नोन है टिल डेट तक, और उन एलिमेंट्स को हम इंक्लूड करते हैं प्योर सब्सटेंस के इंटरनल। यानी प्योर सब्सटेंस में एक तो एलिमेंट आते हैं, सेकेंडली आते हैं कंपाउंड्स, वो बाद में सीखेंगे। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस। एक्चुअली एलिमेंट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ अ सिमिलर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स हों, दीज आर कंसिडर्ड एज एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स आर द substance which consist of similar kinds of particles. For example, जैसे आयरन नील होता है, आयरन नील मतलब कील। अब उसमें पूरा टोटल जो पार्ट जो बना हुआ है उसमें हर जगह क्या है, उसमें हर जगह आयरन के पार्टिकल्स हैं और कुछ उसमें इंक्लूड नहीं है, दैट इज़ एलिमेंट। सिमिलरली हमारे घर में वायरिंग है, वायरिंग हो रखी है, हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जब रन करते हैं तो उसके लिए वायरिंग होती है। वायरिंग आपने देखी होगी, एक इंसुलेटेड रेड, येलो, ब्लैक, ग्रीन, इस टाइप के इंसुलेटेड वायर्स होते हैं। उसको अगर छीलते हैं तो उसके अंदर ब्राउन, रेड ब्राउन कलर का एक चमकीला सा तार निकलता है, शाइनिंग करता हुआ, दैट इज़ कॉपर। वो टोटली कॉपर होता है। इसी तरीके से जो हाई टेंशन लाइन्स होती हैं, आपने देखा होगा आपके घर में जो मेन केबल आ रही होगी, खम्भे से जो केबल आती है लाइटिंग के लिए, तो उसमें आप देखोगे उसमें एल्यूमिनियम होगा, उसमें सिल्वर शाइनिंग करता हुआ एक मेटल होगा, तो वो दैट इज़ एल्यूमिनियम, दैट इज़ अ काइंड ऑफ एलिमेंट। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्योर सब्सटेंस होती हैं, उसमें केवल सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर एलिमेंट्स एंड दीज आर सिम्बलाइज्ड बाय सम स्पेसिफिक लेटर्स। कुछ इनके जो सिम्बलाइजेशन के टेक्निक्स हैं, एक्चुअली उनके नॉर्मल नेमिंग से स्टार्टिंग के लेटर्स को इंक्लूड करके ले ली गई हैं। किसी किसी में क्या होता है कि जब जहाँ पर एक से ज़्यादा सिमिलर काइंड ऑफ क्या कहते हैं सिम्बल्स अगर क्लैश करते हैं तो वहाँ पर उनके फिर अमेरिकन इंग्लिश, लैटिन इंग्लिश के नेम्स में से उनके वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं, अभी और समझ में आएंगी। हम यहाँ पर कुछ बेसिक एलिमेंट्स के सिंबल्स याद करेंगे, आप देख लीजिएगा। जैसे स्टार्टिंग होती है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन इज सिंबलाइज्ड बाय लेटर H। हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, हीलियम इज सिंबलाइज्ड बाय He। हीलियम के बाद आता है लिथियम, आपने नाम सुना होगा, लिथियम बैटरीज आजकल बहुत मार्केट में नाम सर्कुलेट हो रहा है, तो लिथियम यहीं से आया है, लिथियम Li। लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम Be, ठीक है।
देन बोरॉन। अब देखिए बेरिलियम एंड बोरॉन दोनों बी से आ गए। अब अगर दोनों का सिंबल बी यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करा दें तो दिक्कत है, इसीलिए बोरॉन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से। और बेरिलियम के लिए क्या करा, बी प्लस फर्स्ट लेटर बी ई, दैट इज बेरिलियम। दिस इज द डिफरेंस ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन। ओके, बोरॉन के बाद आता है मिस्टर कार्बन। कार्बन एक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट है और इसके बेसिस पर आपके आगे चैप्टर्स भी हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और अगली क्लास में तो इसका बहुत बड़ा स्कोप, एक बहुत मल्टी स्कोपिक क्या कहते हैं पूरी बुक दे रखी है, आप आगे पढ़ोगे अगर 12th में आप साइंस लेते हो तो कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन रिप्रेजेंटेड बाय एन। नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिप्रेजेंटेड बाय ओ। ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन। देखिए फ्लोरीन एक्चुअली क्या है कि हम लोग इसको क्या कहते हैं प्रोनाउंस गलत करते हैं, एक्चुअली फ्लूओरीन होता है, FLUORINE, और हम लोग क्रैश करते हुए फ्लोरीन कर देते हैं, जैसे क्लोरीन बोलते हैं, दैट इज सिमिलर वॉइस में उसको हम फ्लोरीन प्रोनाउंस कर देते हैं, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो है फ्लूओरीन होता है, फ्लोरीन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर F। फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन। नियॉन रिप्रेजेंटेड बाय Ne, क्योंकि नाइट्रोजन किससे रिप्रेजेंट हो गया, N से हो गया, नियॉन किससे हो रहा है, Ne से हो रहा है। नियॉन के बाद आता है सोडियम। अब देखिए सोडियम के, अब नाम इसका क्या है, सोडियम, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, S होना चाहिए, SO होना चाहिए। लेकिन आपको पता है सोडियम का फॉर्मूला, सोडियम का सिंबल क्या होता है, आपको पता है जो कॉमन सॉल्ट है, बहुत बेसिक क्लास से पढ़ते चले जाते हैं, सोडियम क्लोराइड, क्या फार्मूला होता है, बताया किसी ने, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम Na। अब यहाँ पर क्या लफड़ा है ये भाई, ये Na कैसे आ गया भाई, एक्चुअली मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ पर कुछ क्लैशिंग होती है या कुछ एक्सेप्शंस होते हैं तो वहाँ पर उसका अमेरिकन इंग्लिश, लैटिन इंग्लिश से नेम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ Na जो है वो एक्चुअली नेट्रियम होता है, NaTrium, नेट्रियम। तो नेट्रियम से उसको लिया गया है Na। अमेरिकन इंग्लिश में नेट्रियम को सोडियम प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। अब सोडियम के बाद आता है यहाँ पर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिप्रेजेंटेड बाय Mg। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, Al। एल्यूमिनियम के बाद भूल गए, सिलिकॉन, Si। एक्चुअली सिलिकॉन और सिलिकॉन ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, नॉर्मली हमको पता ही नहीं है कि ये दो अलग वर्ड्स हैं। अरे यार ये प्रोनाउंसिएशन सिलिकॉन ही तो आएगा। देखिए आप फर्दर क्लासेस में इसमें डिफरेंस पढ़ोगे, सिलिकॉन एलिमेंट है और सिलिकॉन एक कंपाउंड है, SiO2 से मिलकर वो कंबाइंड होकर के बनता है, दीज आर सिलिकॉन्स। बट SiLiCon दैट इज ओनली सिलिकॉन। ये डिफरेंस होता है सिलिकॉन और सिलिकॉन में। हम लोग नहीं पता हम लोगों को, तो हम लोग सिलिकॉन जो उसकी स्पेलिंग है उसके थ्रू क्या बोल देते हैं, सिलिकॉन, सिलिकॉन बोल देते हैं, बट दैट इज़ नॉट द राइट प्रोनाउंसिएशन। राइट प्रोनाउंसिएशन इज सिलिकॉन। ओके, सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, P। फॉस्फोरस के बाद सल्फर, S। अब देखो सल्फर आया, सिलिकॉन आया, सोडियम आया, तो सोडियम को तो Na से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिलिकॉन को Si से और सल्फर को S से। तो यहाँ ये थोड़ा डिफरेंसेस हैं, ये हमको मेमोराइज ही करने पड़ेंगे, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। ये सिंबल्स याद करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सल्फर के बाद यहाँ पर आता है क्लोरीन। अब देखिए जैसा मैंने बताया
क्लोरीन का जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज क्लोरीन, CHLORINE, बट फ्लोरीन का जो प्रोनाउंसिएशन है FLUORINE है, फ्लूओरीन। लेकिन हम लोग सिंबलाइज करके उसको क्या है, मतलब सिस्टमेटिकली क्या है, क्लोरीन है दैट इज फ्लोरीन है, मतलब जैसे क्लोरीन बोलते हैं वैसे ही फ्लोरीन बोल देते हैं, बट दैट इज नॉट द राइट वे टू प्रोनाउंस क्लोरीन एंड फ्लोरीन। ओके, क्लोरीन के बाद यहाँ पर आता है आर्गन, AR। ऑर्गन के बाद आता है पोटेशियम। अब देखो पोटेशियम, पोटेशियम को किससे आना चाहिए, P से आना चाहिए। चलो P से नहीं आ रहा, P से फास्फोरस आ गया, तो PT से आना चाहिए। PT से क्या होता है, प्लेटिनम होता है। PO कर दें, PO से पोलोनियम होता है। सबके अलग अलग सिम्बलाइज हैं, तो इसको यहाँ से किससे सिम्बलाइज कर दिया है, ओए ये K कहाँ से आ गया, अरे यार K जैसे यहाँ सोडियम का नाइट्रियम था, वैसे ही पोटेशियम का यहाँ पर लैटिन इंग्लिश नेम जो है कैलियम होता है, कैलियम से आया है ये। पोटेशियम का अंग्रेज़ी जो अमेरिकन इंग्लिश में नेम है वो कैलियम है, कैलियम से क्या ले लिया है, K ले लिया है। ऐसी सोडियम का नाइट्रियम है, वहाँ से क्या ले लिया है, N ले लिया है। पोटेशियम के बाद कैल्शियम। अब कैल्शियम को तो सबको पता ही है, Ca होता है। ऐसे ही कैल्शियम के बाद स्कैंडियम। हम सफिशिएंट याद कर लेंगे जिससे आगे फर्दर क्लास तक, हायर क्लास तक हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी में हमारा इतना काम हो जाएगा। स्कैंडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय Sc। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम। टाइटेनियम इज रिप्रेजेंटेड बाय Ti, टाइटेनियम। देन वेनेडियम, वेनेडियम रिप्रेजेंटेड बाय V। वेनेडियम के बाद क्रोमियम। अब यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, एक्चुअली हम स्पेलिंग लिखते समय बहुत मिस्टेक्स करते हैं। जैसे हम सर या मैडम जो भी हैं अगर हमसे बोलते हैं क्रोमियम, तो एक्चुअली हम CROMIUM कर देते हैं, बट वो सही स्पेलिंग होती है CHROMIUM, क्रोमियम। और यहाँ पर ये इसका सिंबल होता है Cr। क्रोमियम के बाद आता है मैग्नीज, मैग्नीज रिप्रेजेंटेड बाय Mn। इसके बाद आता है फेरम, फेरम Fe। फेरम एक्चुअली, फेरम जो है अमेरिकन इंग्लिश नेम है, इसको आयरन कहते हैं, ये आयरन का सिंबल होता है। आप कहोगे यार हमने Fe तो आयरन पढ़ा, ये सरगल पढ़ा रहे हैं। अरे नहीं भाई, ये आयरन का सिंबल Fe और Fe अमेरिकन इंग्लिश में फेरम, ये Fe वहाँ से आया है। Fe के बाद कोबाल्ट, CO। कोबाल्ट के बाद निकल, इट इज़ नॉट निकल, कभी कभी निकल, अरे वो निकल नहीं, निकिल, निकेल या निकिल बोलते हैं इसको, Ni। निकिल के बाद कॉपर। देखिए कॉपर को COPPER लिखते हैं और इसका सिंबल क्या होता है, Cu। अरे यार ये क्या लफड़ा है भाई, फिर दिक्कत। कोबाल्ट CO, ये हो गया। अब कॉपर, अब इसको CO लिखें, CP लिखें, क्या लिखें, तो यहाँ पर इसका भी अमेरिकन इंग्लिश नेम लिया है और इट इज़ क्यूप्रम। क्या हो गया यहाँ पर, क्यूप्रम हो गया। तो जहाँ भी एक्सेप्शंस आए हैं, जो अलग नेम्स आए हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बॉक्स में इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। ये नाट्रियम हो रखा है, ये यहाँ पर कैलियम हो रखा है, ये यहाँ पर आयरन हो रखा है, ये क्यूप्रम हो रखा है। लास्ट वन इज जिंक, ZINC। जिंक इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Zn। तो ये हमारे कुछ सिंबल्स हैं
जो हमको याद करने हैं, मेमोराइज़ करने हैं। इसके बिना आगे की कहानी हमारी समझ में नहीं आएगी। ये अगर हम लोग दिमाग में सेट कर लेते हैं तो बहुत ईजी होता है हमें आगे की इक्वेशंस को याद करना। अब इसमें अगर हम देखें तो बहुत सी चीज़ें हमको नज़र आएंगी। जैसे कुछ बेसिक्स हमको यहाँ और क्लियर करने हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं, अब इनकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है। फ़िज़िकल स्टेट क्या होती है भाई, ये क्या नया फंडा है। एक्चुअली फ़िज़िकल स्टेट का मतलब होता है कि ये किस फॉर्म में हमको मिलते हैं। अच्छा, कितनी एलिमेंट्स को फिजिकल स्टेट्स पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसका आंसर आपके पास होगा। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इन 3 मेन पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट: सॉलिड, लिक्विड्स, गैस। ठीक है, ये अब मैं इसको यहाँ से क्लीन करूँगा, आप इसको वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हो, लिख लेना। ठीक है, अब इसको आगे हम देखते हैं, या इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर बता देते हैं हम थोड़ा सा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, ये 3 पार्ट्स होते हैं। ये एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। अब यहाँ पर हम इसको अगर डिवाइड करें तो मैंने आपको बताया ऑल ओवर कितने एलिमेंट्स हमको वेल नोन है टिल डेट तक। 118 एलिमेंट्स वेल नोन है टिल डेट तक। आपकी बुक में कितने दे रखे हैं वो उसको आप टैली करना। एक्चुअली जो हायर स्टैंडर्ड्स हैं वहाँ पर क्लैरिफाई है कि 118 एलिमेंट्स वेल नोन हैं। आप अपनी बुक से टैली करिएगा इसको, और इसको हम ये देखते हैं कि इन 118 में कितने सॉलिड्स हैं, कितने लिक्विड्स हैं, कितने गैस हैं। ये ईजिली याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? अरे भाई मैं बताऊंगा ना, ऐसे याद कर सकते हैं। गैसेस की बात करते हैं, सबसे पहले लिक्विड्स की बात करते हैं। एक्चुअली जो 118 एलिमेंट्स हैं, आपको भी पता होगा कि उसमें मेनली जो 2 एलिमेंट्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। कौन कौन से बता दे भाई, है नहीं पता? ठीक है, कोई बात नहीं, पता है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं बताता हूँ, एक आपने नाम सुना होगा Hg, मरकरी, और सेकंड नाम आपने सुना होगा Br, ब्रोमीन। ये देखो यहाँ थोड़ा सा और इसके अंदर चलते हैं तो एक सिमिलरिटी देखो, ये मिस्टर फ्लोरीन, RINE, ये मिस्टर क्लोरीन, RINE, ये मिस्टर ब्रोमीन, MINE, इनका एक और भाई आयोडीन, DINE, एक और भाई एस्टेटीन। अब ये भाई कैसे हैं ये आगे बताएंगे। जो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर शायद आपका हट गया है या नहीं हटा है, बात की बात है, हम उसको और डिस्कस करेंगे। तो ये सारे भाई एक साथ हैं। मतलब क्या, यहाँ पर मेन बात चल रही है लिक्विड्स की। लिक्विड्स में Hg और Br, मरकरी भी लिक्विड और ब्रोमीन भी लिक्विड। ये 2 मेन एलिमेंट्स हैं जो 118 में से 2 एलिमेंट्स लिक्विड स्टेट्स में कन्फर्म है। अब आप कहोगे अरे सर 2 और होते हैं, सीजियम और गैलियम भी होते हैं, वो भी हमें बताया जाता है लिक्विड में होते हैं। दीज आर नॉट ऑल ओवर द टाइम इनटू लिक्विड स्टेट। हर समय वो लिक्विड नहीं होते हैं। दीज 2 एलिमेंट्स, सीजियम एंड गैलियम, आर चेंजेबल, कैन चेंज देयर फिजिकल स्टेट अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर हाई होगा तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, टेम्परेचर लो होगा तो वो सॉलिड स्टेट में रहेंगे। एक्चुअली उनका सिस्टम क्या है कि मेन उनकी जो फिजिकल स्टेट है, जो उनका कहना चाहिए कि नेचुरल फिजिकल स्टेट जो होती है वो सॉलिड ही होती है। वो लिक्विड में क्यों हो जाते हैं? एक्चुअली उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है। अब फिर बात आती है कि यार मेल्टिंग पॉइंट क्या है। अब ऐसे कर करके एक एक करके बाल की खाल निकालेंगे तो बहुत लंबी चीज़ हो जाएगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। उसको हम धीमे धीमे एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम केवल ये देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच a solid is converted into liquid। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन हो जाएगा। ये 11th क्लास में भी बताया जाता है, अभी फिर बताएंगे। तो सॉलिड का लिक्विड में जो कन्वर्जन है दैट इज मेल्टिंग। और यहाँ पर इनके अलावा जो 2 सीजियम और गैलियम बताए उनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत लो होते हैं, ऑलमोस्ट 31-32 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। 31-32 डिग्री सेल्सियस
मीन्स क्या है कि अगर इस टाइम पर हम इसको देखें तो दिन में तो ये लिक्विड स्टेट में होगा, रात में टेम्परेचर हो जाता है 25-26 के आसपास, तो ये किस स्टेट में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो भाई अभी दिन में तो लिक्विड था, रात में सॉलिड हो गया। अब ये इसकी फिजिकल स्टेट का कन्वर्जन है। इसका मेन हम इसको इस बेसिस पर लिक्विड में इंक्लूड नहीं करेंगे। लिक्विड में इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि टेम्परेचर लो होगा तो वो सॉलिड स्टेट गेन करेगा, उसका नेचुरल फॉर्म जो है वो सॉलिड है। इसीलिए मेनली 2 एलिमेंट्स ही होते हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, Hg और Br। देन बात करते हैं अब कितने बचे, 118 में से 2 चले गए तो 116। इस पर बात करते हैं मिस्टर गैस। नोट करो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। काउंट करो कितनी है, देख नहीं रहा होगा, थोड़ा आप जूम करके इसको देख लेना। 3, 3, 6, 3, 9 to 11। ये ओनली 11 एलिमेंट्स आर गैसियस इन स्टेट। ये 11 गैसियस हैं, 2 लिक्विड हैं। कितने हो गए भाई, 13। 118 माइनस 13 रिमेनिंग 105। 105 एलिमेंट्स आर इन द स्टेट ऑफ सॉलिड। 105 एलिमेंट्स जो हैं वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। ये इजी सा क्लासिफिकेशन है, ये हम याद कर सकते हैं। अब आप ये चेक करो कि हमने जो ये एलिमेंट्स, मैंने इसीलिए इसको क्लीन नहीं किया था क्योंकि अब हमको ये याद रखना है कि यहाँ पर अब कौन कौन से भाई साहब जो हैं वो गैस में होंगे। मिस्टर हाइड्रोजन, हीलियम आ जाओ, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम सॉलिड है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। बेटे मिलते ही जा रहे हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, बस सॉलिड है। अब आप इतने में तो याद रख सकते हो, अरे इतने के साथ ये भी याद कर सकते हो यार, बहुत से बेसिक सा फंडा है, कुछ नहीं है टेंशन। छोटी छोटी बातें याद रखो, बात ऐसी है, कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, कैसे भी पकड़ लो, पकड़ना कहाँ नहीं है। मतलब क्या है, हमको यही तो याद रखना है कि सॉलिड कितने, अरे सॉलिड इतने सारे हैं यार, हटा इनको साइड में, गैस को याद कर ले, गैस तो इतनी सी है, और लिक्विड कितने, लिक्विड इतने से है। कुल मिलाकर क्या है, अगर हम इनको याद कर लेंगे तो बाकी सब क्या है, सॉलिड है। क्लियर है फंडा। हमको इतने से जो ये याद करने हैं, ये सब एक्चुअली जब तक याद नहीं होंगे आगे की चीज़ें हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें भी आप देखो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा है, H2 लिखा है, O2 लिखा है, N2 लिखा है, Cl2 लिखा है, F2 लिखा है। रेस्ट ऑफ द गैसेस हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सिंगल फॉर्म में लिखी हैं, ये सिंगल फॉर्म में लिखे हैं। क्यों? एक्चुअली ये गैसेस डायटमिक होती हैं। डायटमिक क्या होती हैं, मोनोएटमिक क्या होते हैं, अब सब चीज़ एक ही वीडियो में इंक्लूड नहीं हो सकता, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धीमे धीमे हम इन एलिमेंट से क्या लिखना सीख लेंगे, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इक्वेशंस में, इक्वेशंस की बैलेंसिंग सीख लेंगे, धीमे धीमे सीखेंगे, सब एक वीडियो में इंक्लूड नहीं हो सकता। बट मेन बात क्या है, बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज के वीडियो में जो कंटेंट था वो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। क्या इसमें मिस्टेक्स थी, सॉरी मिस्टेक्स का मतलब क्या है, कमी क्या थी, वो आप ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम इस वीडियो को और इम्प्रूव, आगे की वीडियोज़ और इम्प्रूव कर सकें। उससे हमको बहुत हेल्प मिलती है वीडियो इम्प्रूव करने के लिए। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर, सब्सक्राइब। अगर कंटेंट अच्छा लगता है और आप इससे कुछ सीखना चाहते हो, हमसे जुड़े रहना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इनको मेमोराइज़ कीजिए, याद कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन याद कीजिए, क्योंकि आगे की चीज़ें जब तक ये याद नहीं होंगी हमको समझ में नहीं आएंगी। ओके, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।